नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। प्रचार का शोर थम चुका है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। आप सब तभी मतदाता पर्चियां बांटी जा रही होंगी। मध्य प्रदेश की फिलहाल हम चर्चा करते हैं। 300 सीटों में से 230 सीटें वही हैं। 230 विधानसभा सीटों पर कल एक साथ मध्य प्रदेश में मतदान होगा। हर विधानसभा पर IBC 24 के रिपोर्टर्स हमारे साथी हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। सुबह 6 बजे से लगातार मतदान के अंतिम पल तक का अपडेट आपको मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने भी आज इसे लेकर दिन भर काफी एक्सरसाइज की है। अब वोटर्स की आपकी बारी। VVIP और मंत्रियों की सीट पर लोग हाई प्रोफाइल समझकर लगातार नजर रखें। यह आप आंकड़े देखें। इस बार 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं। 22 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट डालने वाले हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर घमासान की स्थिति है। 2534 कुल प्रत्याशियों की किस्मत। 5 करोड़ 60 लाख मतदाता लिखने वाले हैं, कल EVM में दर्ज करने वाले। तो इस बार 5.60 करोड़ यानी 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं मध्य प्रदेश के, जो 230 सीटों पर 5000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत लगातार जो दांव पर लगी हुई है उनका फैसला करने वाले। 64,523 मतदान केंद्र तैयार हैं और इस बार अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कई सारे पोलिंग बूथ विशेष तौर पर तैयार किए गए। कई जगह पूरी तरह महिला स्टाफ तैनात होगा। पिंक पोलिंग बूथ उनको नाम मिला है। कुछ जगहों पर दिव्यांगों को लेकर अलग व्यवस्थाएं हैं, बुजुर्गों को लेकर अलग व्यवस्थाएं हैं। ये भी माना जा रहा है कि तकरीबन 4000 जो 100 साल से ऊपर के बुजुर्ग वोटर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश में खास इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा ब्यौरा बताया कि 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स को लेकर उनके क्या इंतजाम है। और ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटें वो हैं जहां से मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्रियों के चुनाव लड़ने पर उनकी क्या स्थिति है। क्या वे अपने इलाके में घिरे रह गए या वो बाकी जगहों पर प्रचार कर पाए हैं। बुंदेलखंड में हमने देखा कि एक नहीं बल्कि 3 से 4 मिनिस्टर एक साथ आते हैं। मध्य क्षेत्रीय में भी कई सारे मिनिस्टर की किस्मत अब की बार दांव पर लगी हुई है। तो अब की बार हमने आधे घंटे में इसी पर चर्चा के लिए अपने रिपोर्टर साथियों को जोड़ा है। भोपाल से ब्रजेश जैन हैं, इंदौर से रवि सिसोदिया हैं और ग्वालियर से नासिर गौरी। ये 3 अलग अलग क्षेत्रों से, संभागों से आते हैं और तीनों जगह के बड़े फेसेस हाई प्रोफाइल मुकाबले मंत्रियों की सीटों पर फोकस करते हुए वहां से पूरा अपडेट लेकर आए। सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे भोपाल से मेरे सहयोगी ब्रजेश जैन जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब तक हमने क्षेत्रवार बात की है, संभागवार बात की है। हर एक घंटे में हर एक संभाग का पूरा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाया। विशेष तौर पर हाई प्रोफाइल सीटें, मंत्रियों की सीटें, उन पर क्या स्थिति आपने देखी है मध्य क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो 5 मंत्री बुंदेलखंड से आते हैं और ये 5 मंत्रियों में 3 जो मंत्री हैं वो बड़े कद्दावर मंत्री हैं, पुराने चेहरे हैं, बीजेपी के मजबूत किले हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है गोपाल भार्गव का। अगर गोपाल भार्गव की बात करें तो सागर जिले की रहली सीट से ये आते हैं। 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं, PWD मंत्री मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान की शिवराज सरकार में थे। इससे पहले 4 बार मंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव एक बड़ा मजबूत चेहरा है रहली से। हालांकि लगातार एक ही चेहरे को टिकट देने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असंतोष भी देखा जा रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए खासतौर से युवा वर्ग में असंतोष था और कांग्रेस ने युवा वर्ग से ही ज्योति पटेल को मैदान में उतारा है, जो पूर्व विधायक की भतीजी हैं। अगर दूसरी सीट की हम बात करें तो सागर के जिले के ही खुरई से नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र यादव आते हैं और भूपेंद्र सिंह आते हैं और भूपेंद्र सिंह ने काफ़ी विकास कार्य कराया है। अगर हम सागर जिले की खुरई की बात करें तो गांव-गांव में पक्की सड़कें, हैंडपंप, घर-घर नल कनेक्शन, ये तमाम जो बुनियादी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ये चीज़ें कराई हैं। और इसी विकास की दम पर एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह 5वीं बार चुनावी मैदान में है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ से भी एक और महिला को, युवा चेहरे को, रक्षा राजपूत को मैदान में उतारा है।
रक्षा राजपूत की बात करें या ज्योति पटेल की बात करें, दोनों युवा महिला हैं, NSUI से जुड़ी रही, बाद में कांग्रेस में आई और दोनों को पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी राजनीतिक होने के कारण और युवा चेहरे और खासतौर से कहें कि वाक् कौशल, इनकी भाषण की कला जो है वो बेहद लोकप्रिय है, भीड़ जुटा लेती हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने इन दोनों महिलाओं को आस पड़ोस की सीट में मैदान में उतारा है। अगर हम सागर के ही सुर्खी की बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत यहाँ से बीजेपी की तरफ से इस बार मैदान में है। 2020 में गोविंद सिंह राजपूत जो हैं वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। पहले 3 बार कांग्रेस की तरफ से ये विधायक रह चुके हैं। उपचुनाव में बीजेपी से टिकट मिला और उपचुनाव भी जीते, बाद में परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में बने। इन 3 मंत्रियों के अलावा अगर चौथे मजबूत किले की हम बात करें तो वो है पन्ना। पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह जो खनिज मंत्री हैं शिवराज सरकार में, ये आते हैं और जैसा कहा गया है कि पन्ना में जो विकास किया है, क्योंकि पन्ना से ही जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा सांसद हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बृजेंद्र प्रताप सिंह पर लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि खनिज मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट किया है और अवैध उत्खनन में कहीं ना कहीं मंत्री की संलिप्तता के आरोप कांग्रेस लगाती रही है और यही वजह है कि इसी मुद्दे पर तो बता रहे थे हमारे सहयोगी कि किस तरह से बड़े मंत्रियों के फेसेस के इस वक्त चुनावी किस्मत का फैसला मतदाता लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथी जुड़ गए हैं। जी प्लीज अपनी बात को आप कंटिन्यू रखें ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए बृजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जो है वो मैदान में कांग्रेस ने भरत मिलन पांडे को उतारा है। भरत मिलन पांडे को इसलिए टिकट देने के लिए कांग्रेस ने चुना क्योंकि अजयगढ़ क्षेत्र से ये आते हैं। पन्ना का उपनगर है अजयगढ़ और कहा जाता है कि अजयगढ़ एक अजयगढ़ है क्योंकि अजयगढ़ ही की जनता ही हार जीत का फैसला करती है। ये एक पक्षीय वोटर नहीं है, ये हर बार चुनाव में अपना रुख बदल लेते हैं और यही वजह है, यही चीज़ को ताक कर कांग्रेस ने इस बार अजयगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कांग्रेस के जो नेता थे भरत मिलन पांडे, उनको टिकट देकर बृजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। अगर हम 5वें सीट की और मंत्री की बात करें तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी। राहुल लोधी के हालांकि पिछले चुनाव 2018 की बात करें तो जीते थे वो, लेकिन जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जो लोधी वोट बैंक है और जातिगत समीकरण है, ठीक है ब्रजेश, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी जहां जहां मंत्री खड़े हैं वहां अब की बार तगड़ी जमावट की है। एक तरफा मुकाबला नहीं रहने वाला। मंत्रियों को भी अगर उनका काम और उनका संपर्क जनता के बीच बेहतर है तो फिर वहां से वैसा साथ या सपोर्ट मिल सकता है। पिछला इतिहास अगर उनको वहां से दोहराना है तो हम चलेंगे ग्वालियर। इस वक्त प्रद्युमन सिंह तोमर समेत ना सिर्फ वहां जो बड़े फेसेस हैं, बिग फाइट जिनको कहते हैं, मंत्रियों की सीटें जो चर्चा में हैं, नजरों में हैं, उनका हाल आप बताएं। क्या स्थिति अब की बार मंत्रियों की आप देख रहे हैं अपने इलाके में? देखिए प्रद्युमन सिंह तोमर एक बड़ा नाम है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और उसके साथ ही सिंधिया उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया था, तो उनकी सीट पर सबके निगाहें हैं और ऐसे में जो कांग्रेस ने दांव लगाया है पुराने ही प्रत्याशी पर लगाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में अच्छी फाइट है, जिस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो चुनाव के 5 दिन पहले उनको निमोनिया हो गया, लगभग 5 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसके बाद कल मैदान में उतरे थे, तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन उन्होंने एक जो कैंपेन शुरू किया था कि हर वोटर्स प्रद्युमन, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ भी मिल सकता है, उसी को लेकर लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनकी अच्छी पकड़ है क्षेत्र में, ये कहा जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह से उनके जो स्टंट हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन वो क्या वोटर्स में वोट में तब्दील हो पाएंगे ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस उसको नौटंकी बताकर आगे बढ़ रही है और उसको कैश कराने की कोशिश में लगी हुई है और इसी तरह के होर्डिंग्स भी उसने अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया था। दूसरी बात करें फिर नरोत्तम मिश्रा, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, हालांकि पिछली बार उनका जो जीत का आंकड़ा था वो ज़्यादा नहीं था और इस बार कांग्रेस ने वहां से सबसे पहले जो टिकट दिया था वो अवधेश नायक को दिया था, लेकिन विरोध हुआ। उसके बाद टिकट को बदल दिया था, राजेंद्र भारती पर उनको प्रत्याशी बना दिया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं हालांकि दोनों जो कांग्रेस के जो लोग थे प्रत्याशी अदले बदली करके उनको करा गया, साथ में आ गए। लेकिन कहा यही जाता है कि अभी भी एक साथ नहीं आए हैं, वो अंदर से भीतरघात कर सकते हैं। तो इस
इसका फायदा कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को मिलेगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो दतिया बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। हम ग्राउंड जीरो पे भी गए, लोगों ने उनकी वकालत की, वोटर्स ने वकालत की कि बहुत अच्छा काम किया। तो अब उसका फ़ायदा उनको वोट के रूप में कितना मिलता है ये वक्त बताएगा। ऐसे ही हम इमरती देवी की बात करें, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है इन्हें को, लेकिन कुछ दिनों से लगभग 6 महीने पहले से इनके लगातार कुछ ऐसे विवादित बोल तो रहते थे, लेकिन विवादित घटनाक्रम हुए। जातिवाद को बढ़ावा देने का भी इन पे आरोप लगा, जमीनों को कब्जाने को लेकर लोगों को उकसाने का आरोप लगा। उसी को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया। उनके सामने उनके समधी है, यानी कि दोनों का मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ समधी और समधन का भी है। तो पिछले उपचुनाव में ये हार गई थी अपने समधी से, लेकिन इस बार फिर से उनका पाला है वो समधी से पड़ा है। तो अब देखना यही है क्या वो जीत पाते। और ऐसा कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा का डबरा गढ़ है, और नरोत्तम मिश्रा का आशीर्वाद अगर सही रूप से इमरती देवी को मिल जाता है तो वो जीत सकती है, और ये कहा जाता है। इसके साथ ही हम बात करें, भिंड की अटेर सीट है, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया वहाँ से चुनावी मैदान में, लेकिन वहाँ सीट है वो फंसती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी मैदान में है। बीजेपी के जो बागी थे मुन्ना सिंह भदौरिया मैदान में कूद गए, समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर मैदान में है, और वहाँ पर त्रिकोणीय स्थिति बन गई है। और कहा जाता है कि अरविंद भदौरिया के जो भाई थे उसको लेकर तरह तरह के एलिगेशन लगे कि वहाँ पर दद्दा टैक्स है वो लगता है, उसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने मुद्दा बनाया, लोगों के पास पहुँचाया इस मुद्दे को। तो अब कितना उनको नुकसान होता है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही लाहौर विधानसभा सीट कांग्रेस के बड़े किले के रूप में जानी जाती है। 7 बार से डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक के नेता प्रतिपक्ष थे विपक्ष विधानसभा में, वो मैदान में वहाँ पर भी त्रिकोणीय स्थिति बन गई है। बीजेपी से जो रसाल सिंह पूर्व विधायक थे वो अब बागी हो गए, बीएसपी की सवारी कर ली उन्होंने, यानी कि बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वहाँ पर टक्कर है। लेकिन गोविंद सिंह ने का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कराया है, इसलिए उनको जनता पसंद करेगी। और ऐसे में अब देखना यही है कि वोटर्स किस पर अपना भरोसा जताता है। तो ये कई सारी सीटें, और अगर एक अजय किले के रूप में जो शिवपुरी विधानसभा सीट के है वो भी जानी जाती है, क्योंकि वहाँ से अब केपी सिंह कक्का जो है वो मैदान में, हालांकि उन्होंने सीट बदली है, वो पिछोर से 6 बार के विधायक रहे, तो उन्होंने सीट बदली है शिवपुरी से मैदान में। उसके साथ ही राधोगढ़ की बात करें तो वहाँ से जयवर्धन सिंह मैदान में है, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उनका दावा है कि बहुत अच्छा काम किया है, उनको चलिए। तो ये वो सीटें हैं ग्वालियर चंबल की जो या तो स्वयं मंत्रियों की मौजूदगी की वजह से यहां नजरें हैं, या फिर पूर्व मंत्री हैं, या नेताओं के खानदान परिवारों के ऐसे बड़े फेसेस हैं जो पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं और आगे अगर जीतते हैं तो उनके लिए कई संभावनाएं खड़ी। इसीलिए इन सीटों पर हम खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। अभी तक हमने बुंदेलखंड मध्य क्षेत्र और इसके बाद में ग्वालियर चंबल का जिक्र किया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ा हिस्सा मालवा निमाड़ का जो पूरा पोर्शन है, उस पूरे पोर्शन में रवि सिसोदिया हमारे साथ में। यहां भी तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा फेसेस हैं जिन पर नजर है, जो या तो मंत्री हैं या पूर्व मंत्री रह चुके हैं। स्वयं उषा ठाकुर हैं, स्वयं यहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर फेस विजय वर्गीय खड़े हुए हैं, तुलसी सिलावट हैं, राजवर्धन दत्तीगांव हैं। क्या हाल है इनकी सीटों पर मुकाबले का? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंचल है और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की अगर बात कर लें तो 66 सीटें यहाँ से आती हैं। फिलहाल मालवा निमाड़ में कुल 8 मंत्री हैं, 8 मंत्री हैं। अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले सांवेर से शुरू करते हैं। सांवेर में जो बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाने वाले तुलसी सिलावट की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर फिलहाल इस बार प्रचार में काफ़ी मजबूती दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में उनका विरोध हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने जो सामने टिकट दिया उससे कहीं ना कहीं एक मजबूती जरूर तुलसी सिलावट को मिल गई, क्योंकि एक बड़ा नाम उनके सामने नहीं उतरा। रीना बोरासी सेतिया को कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव में उतारा और उनके नाम की घोषणा होने के बाद ही लगभग ये साफ हो गया कि ये जो चुनाव है इसका जो परिणाम है वो तुलसी सिलावट के लिए सकारात्मक हो सकता है। स्थानीय मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो स्थानीय मुद्दों में सांवेर को लेकर कोई बड़ी ऐसी योजना पिछले सालों में तुलसी सिलावट लेकर नहीं आ पाए, जिसका रोष भी देखने को
मिला, लेकिन उसके अलावा लगातार जो जनता में उनकी सक्रियता है, जनता के बीच में वो जो चुनाव प्रचार में जिस तरीके से गए हैं और एक डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से लोगों से वो मुलाकात करते हैं, एक अपना 1-to-1 कनेक्शन बना के रखते हैं, वो इस चुनाव परिणाम उनके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। वहीं हम बात करते हैं क्योंकि इंदौर विधानसभा की अगर ये 2 मुख्य सीटें अगर मैं बात कर लूँ तो सांवेर और महू है। महू में मध्य प्रदेश की जल संसाधन मंत्री उषा ठाकुर हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और अब उनके लिए भी सबसे बड़ी बात ये है, खास बात ये है कि जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राम किशोर शुक्ल, वो कांग्रेस से पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है और महू में राम किशोर शुक्ल जो हैं वो उषा ठाकुर के सामने हैं। उषा ठाकुर कद्दावर नेता हैं और इसके पहले भी उनकी सीट लगातार बदलती रही है, लेकिन जब भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और नई सीट पर उन्हें भेजा है, वो चुनाव जीतकर आई हैं। और इस बार चूंकि महू में दूसरी बार उनको फिर से प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने खुद भी कहा था कि वे किसी अन्य सीट पर जाना नहीं चाहती, यहाँ जनता के बीच में उन्होंने सेवा की है, काम किया है, तो इस बार उनको मौका यहाँ से मिलना चाहिए। हालांकि नए चेहरे की मांग बीजेपी की ओर से यहाँ पर जरूर हो रही थी, लेकिन क्योंकि उषा ठाकुर ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छी पैठ रखती है, अच्छी पकड़ रखती हैं, तो यहाँ पर उनको सकारात्मक एक फायदा मिल सकता है। कांग्रेस यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर जरूर नजर आई है कि राम शुक्ल किशोर शुक्ल जो हैं वो बीजेपी में थे और फिर उसके बाद में वो कांग्रेस में आ गए। इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक जो एक जनप्रतिनिधि के प्रति अपनी आस्था होती है या जो लोग उन्हें मानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने वोटिंग से डगमगाएंगे जरूर। तीसरा लेके चलते हैं, एक जो बड़ा नाम है राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो धार के बदनावर सीट से आता है और यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जो है वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं और उद्योग मंत्री शिवराज सरकार में हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी यहाँ पर इस बार थोड़ी मुसीबत इसलिए है क्योंकि भंवर सिंह शेखावत जो कि इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं पहले और वे जो है बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे और फिर उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया और फिर कांग्रेस ने उन्हें यहाँ पर मैदान में उतारा। हालांकि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव युवा चेहरा है, यूथ को अट्रैक्ट करने वाला एक फेस है और यहाँ पर काफ़ी युवाओं को उन्होंने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। उनके भी एक कहें कि इनका एक समूह का जो उनका जो लगातार यहाँ पर मजबूत है, जिस पक्ष से उन्होंने अपना वोटर बैंक बना के रखा है, वो अभी भी उनके पक्ष में और ये उनके लिए एक अच्छी बात है। प्रेम सिंह पटेल के चलते हैं बड़वानी में, तो बड़वानी में प्रेम सिंह पटेल जो कि पशुपालन मंत्री हैं, उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है क्योंकि इस बार माफ़ कीजिएगा जो पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है बीजेपी ने, उनके सामने राजन मंडलोई जो कि कांग्रेस की ओर से एक मजबूत चेहरा है और इस बार उनके लिए मुसीबत काफ़ी बढ़ सकती है क्योंकि राजन मंडलोई का एक तो अब की बार रवि हम ये कह सकते हैं कि जब मंत्रिमंडल बनता है तो मंत्रिमंडल में क्षेत्रवार संतुलन साधा जाता है और मालवा निमाड़ की 66 सीटों के हिसाब से एक बड़ा पोर्शन मालवा निमाड़ के हिस्से में बाद में क्लेम किया जाता है, लेकिन क्या वो मंत्री अपने इलाके में साख को, पार्टी के रसूख को बचाए रखने में पूरी तरह कामयाब होंगे? इसका फैसला जनता कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद अगली सुबह लिखना शुरू करेगी और जैसे ही ऐसा होगा वहां हमारी नजर रहने वाली है। आप सबका मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने अपने इलाकों में मंत्रियों की सीटों पर नजर रखी है। इसी तरह आपको अलग अलग एंगल से चुनावी अपडेट हम और हमारे तमाम साथी देंगे। 300 सीटों पर हर एक सीट पर हमारे तरफ से टीम से भी एक चेहरा मौजूद है आपको वहां का पूरा हाल बताने के लिए। अपडेट्स के लिए आप निश्चिंतता के साथ IBS24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म और IBS24 को कहीं भी ट्यून करके लगातार लगा के देख सकते हैं। सुबह 6 बजे से मतदान के अंतिम क्षण तक लगातार हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही। आप सबका हम धन्यवाद करते हैं जुड़ने के लिए। नमस्कार।